जिंदगी एक बहुत बड़ा वेटिंग रूम है। इस वेटिंग रूम की दीवार पे एक बहुत बड़ी घड़ी टिक टिक करते हुए चलती है, हमारे दिल की धड़कनों से जुगलबंदी करती हुई। टिक 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 टिक। ये इंतजार की टिक टिक है और इसे केवल प्यार करने वाले लोग सुन पाते हैं। प्यार क्या होता है? सच्चा प्रेमी किसे कहते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका फिक्स जवाब किसी के पास नहीं, सबके पास अपने अपने जवाब होंगे। लेकिन एक जवाब जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है वो है फ्रेंच लेखक रोलां बार्थ का दिया हुआ जवाब। वो बोलते हैं, आई एम द लवर बिकॉज आई एम द वन हु वेट्स। मैं प्रेमी हूं क्योंकि मैं ही वो एकमात्र व्यक्ति हूं जो प्रतीक्षा करता है। बाल्जाक वाली लव स्टोरी में मैंने ये बात कही भी थी। प्रेम और प्रतीक्षा के बीच जुड़वा बंधुओं जैसा रिश्ता होता है। अगर प्रेम एक सवाल है तो प्रतीक्षा उसका जवाब खोजने में मददगार एक चाबी। और इंतजार तो भाई हनुमान जी की पूंछ से भी अधिक लंबा हो सकता है। साहिर लुधियानवी का एक शेर है ना, हम इंतजार करेंगे तेरा कयामत तक, खुदा करे कि कयामत हो और तू आए। तो जनाब मोहतरम, क़यामत तक इंतज़ार के लिए तो जज्बा चाहिए। बीच में ये जो लंबा वक्फा है वो कटेगा कैसे? कई प्रतीक्षाएं महज इसलिए दम तोड़ देती हैं कि उन्हें समझ में नहीं आता कि ये जो बीच का लंबा समय है इसको काटा कैसे जाए। प्यार होने और प्यार को पाने के बीच एक लंबा इंतज़ार होता है, उसे काटा कैसे जाए, कैसे उसको निभाया जाए। एक इंसान था जिसने एक नायाब तरीका अपनाया। उसका नाम है फ्लोरेंतीनो अरीसा और वो एक किताब के भीतर रहता है। आप ऊपर ऊपर से देखेंगे तो लगेगा कि उसका ये तरीका बहुत अनैतिक, बहुत हास्यास्पद है। लेकिन गहराई में जाएं तो पता चलता है उसने जिंदगी और जज्बात, प्यार और इंतजार से जुड़े नए और दिलचस्प सवाल खड़े कर दिए हैं। और हमारे पास उन सवालों का कोई सही सही जवाब नहीं है। क्या था उसका तरीका और कौन से सवाल खड़े होते हैं मोहब्बत की इस कहानी में? वैलेंटाइंस डे की स्पेशल सीरीज में आज हम बात करेंगे इसी पे, यानी फ्लोरेंतीनो अरीसा नाम के इस चरित्र की हरकतों के बारे में, इसके द्वारा लिए गए फैसलों के बारे में। लेकिन ये पूरी बात जानने से पहले हमें इस किताब की कहानी से गुजरना होगा। इसे स्पॉइलर मत मानिएगा, क्योंकि इन सारी बातों को समझने के लिए कहानी को जाने बिना कोई दूसरा चारा नहीं है। तो फ्लोरेंतीनो अरीसा 20वीं सदी के महान उपन्यासों में से एक लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा का नायक है। इस उपन्यास को लिखा था गैब्रियल गार्सिया मार्केज ने, जिन्हें दुनिया के कई लोग किस्सा गोई का खुदा मानते हैं और जिन पे मैंने पिछले हफ्ते का लिटरेचर एपिसोड बनाया था। दक्षिण अमेरिका के एक छोटे से देश कोलंबिया के निवासी मार्केज को 1982 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। हालांकि दुनिया में उनकी कीर्ति, उनका यश इससे पहले ही पहुंच चुका था, जब उन्होंने अपना महानतम उपन्यास 100 Years ऑफ सॉलिट्यूड 1967 में लिख दिया था। ऐसा कहते हैं कि नोबेल जैसा पुरस्कार मिलने के बाद लेखकों की रचना शक्ति में कमी आ जाती है, क्योंकि सबसे बड़ी चीज तो उन्होंने पा ही ली, अब आगे क्या लिखेंगे। लेकिन मार्केस तो अद्वितीय थे। उन्होंने इसे एक चुनौती की तरह लिया और नोबेल पुरस्कार मिलने के बाद 1985 में एक नई महान किताब रच दी जो कहलाई लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा। कैरेबियन सी के पास कोलंबिया के उत्तरी तट पर एक छोटे से कस्बे में यह कहानी 1880 से 1930 तक चलती है। इन्हीं बरसों में वहां कॉलरा यानी हैजे की महामारी फैली थी। नायक फ्लोरेंतीनो अरीसा और नायिका फर्मीना दासा के बीच किशोरावस्था में ही प्रेम हो जाता है। रूढ़ियों से ग्रस्त समाज है वो, बिल्कुल पारंपरिक समाज, लगभग भारतीय समाज जैसा। तो वो दोनों किशोर प्रेमी सबसे छिपते छिपाते उनके बीच खत व किताबत चलने लगती है। लेकिन जल्द ही
फर्मीना दासा के पिता को उनके प्रेम के बारे में जानकारी मिल जाती है, तो वो फ्लोरेंतीनो को धमकाते हैं और अपनी बेटी को दूसरे शहर में एक रिश्तेदार के पास भेज देते हैं ताकि ये भौगोलिक दूरी लगातार बढ़ती चली जाए और इसके कारण उनका प्यार खत्म हो जाए। लेकिन कहते हैं ना कि किसी भी किस्म की दूरी प्यार को कम नहीं कर पाती है। तो फ्लोरेंतीनो और फर्मीना एक रास्ता ढूंढ लेते हैं, क्योंकि उन्हीं दिनों, उन्हीं बरसों में उस देश के उस इलाके में नए नए टेलीग्राम ऑफिस खुले थे। तो दोनों प्रेमी क्या करते हैं, टेलीग्राम यानी तार की मदद से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे को टेलीग्राम करते हैं और एक लंबे समय तक एक दूसरे से इसी तरह संवादरत रहते हैं, संपर्क में बने रहते हैं। लेकिन फर्मीना दासा जब उस रिश्तेदार के यहाँ से अपने घर लौट आती है, तब तक उसका माइंड बदल चुका है, दिमाग एकदम चेंज हो चुका है। अब वो फ्लोरेंतीनो के साथ अपने संबंधों का कोई भविष्य नहीं देख पाती और उसके पिताजी जहाँ कहते हैं वहाँ पे वो शादी कर लेती है। डॉक्टर उर्बिनो के साथ वो विवाह करती है। शुरू में उसे अपना पति बिल्कुल पसंद नहीं आता है, लेकिन वो देखती है कि उसका पति धनवान है, आधुनिक है, सभ्य है और बहुत मीठा बोलता है। तो फर्मीना दासा को उसके साथ समय गुजारना अच्छा लगने लगता है। और दूसरी तरफ हमारा हीरो फ्लोरेंतीनो टूट के बिखर चुका है। उसे समझ में नहीं आता कि उसके प्यार में क्या कमी रह गई थी। भाई, लड़की इतनी दूर गई है, उसके बाद भी पूरा संघर्ष करके वो उसके साथ संपर्क में बना हुआ है, संवाद बनाए हुए है और लगातार उसको फॉलो कर रहा है। उसके बाद भी लड़की का मन बदल चुका है, तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या, कहाँ पे गलती रह गई, कहाँ पे कमी रह गई, चूक हो गई उससे। वो अवसाद और कुंठा में, निराशा में, चुप्पी में चला जाता है। वो उसके आसपास के लोग फर्मीना दासा के बारे में बुरी बातें कहना चाहते हैं, लेकिन फिर भी वो फर्मीना से इतना प्रेम करता है कि उसके बारे में न कुछ बुरा सुन सकता है और न ही कुछ बुरा सोच पाता है। तो वो तय करता है कि मैं जिंदगी भर फर्मीना दासा के प्रति वफादार बना रहूंगा और उसके लौट आने की प्रतीक्षा करूंगा। उसकी माँ देखती है कि अरे बेटा बहुत दुखी है, अवसाद में है, तो वो अपने बेटे का मन बहलाने के लिए उसके कमरे में एक औरत को धक्का मार के भेज देती है। फ्लोरेंतीनो को पहली बार शारीरिक सुख मिलता है, तो उसके जीवन में और सोच में चमत्कारी परिवर्तन आ जाता है। उसको महसूस होता है कि शारीरिक सुख दिल के दर्द को दूर करने में पेन किलर दवाओं से भी अधिक कारगर होता है। वो अधिक से अधिक स्त्रियों के शारीरिक संपर्क में आने लगता है और अपनी डायरी में उन सबका हिसाब किताब रखने लगता है। समय की चिड़िया बड़े बड़े पंख लगा के उड़ती रहती है। हमारा नायक फ्लोरेंतीनो अब एक कामयाब बिजनेसमैन बन चुका है। छोटा सा शहर है, ज्यादा लोग नहीं रहते, तो शहर के सामाजिक कार्यक्रमों में वो अक्सर देखता है कि डॉक्टर उर्बिनो और उनकी पत्नी फर्मीना कभी गेस्ट कभी चीफ गेस्ट बने रहते हैं और मौजूद रहते हैं। फर्मीना से वो अब भी प्यार करता है, मन ही मन उसका इंतजार भी करता है। इस कारण उसने आज तक शादी नहीं की है, हालांकि उसका एक राज है। इतने वर्षों में वो कुल 622 स्त्रियों के साथ संबंध बना चुका है और इस संबंध को, 622 संबंधों को वो कहीं से गलत नहीं मानता। अहमद नदीम कासमी का एक शेर है, जिंदगी के नाम पे बस एक इनायत चाहिए, मुझको इन सारे जरायम की इजाजत चाहिए। ऐसा लगता है जैसे ये शेर फ्लोरेंतीनो अरीसा के लिए ही लिखा गया है। फ्लोरेंतीनो मन ही मन तमाम तरह की जिरह करता है और अहमद नदीम कासमी के इस शेर की तरह अंत में इस नतीजे पे पहुंचता है कि इस जरायम की इजाजत उसे है। वो जीवन में एक साथ कई लोगों से प्रेम कर सकता है, हालांकि इस पूरे अंतराल में उसकी उम्मीद बरकरार है कि एक रोज फर्मीना दासा उसके प्यार को कबूल कर लेगी। 50 साल बीत जाते हैं और वो रोज आ जाता है। बूढ़े हो चुके हैं डॉक्टर उर्बिनो और उनकी मौत हो जाती है पेड़ से गिरने के कारण। बूढ़ा हो चुका फ्लोरेंतीनो भी तो जैसे इसी बात की प्रतीक्षा कर रहा था।
अभी फरमीना दासा का मातम पूरा भी नहीं हुआ कि वो उसके घर पहुंच जाता है और निवेदन करते हुए बोलता है, मैं 51 साल 9 महीने 4 दिन से ठीक इसी पल का इंतजार कर रहा था। तुम्हारे प्रति मेरी वफादारी शाश्वत है, तुम्हारे प्रति मेरा प्रेम अनंत है। अब तुम मुझसे शादी कर लो फरमीना दासा, अब तुम मुझसे शादी कर लो। फरमीना ये सुन के एकदम अचंभित रह जाती है। अभी पति की मिट्टी दफन भी नहीं की है और ये मूर्ख शादी का प्रस्ताव दे रहा है। वो एकदम क्रोधित हो जाती है और फ्लोरेंतीनो को अपने घर से भगा देती है। लेकिन फ्लोरेंतीनो जितना जवानी में जिद्दी था उतना ही बुढ़ापे में भी जिद्दी है, लगातार पीछे लगा रहता है। और फरमीना दासा भी तो एक जमाने में उससे प्यार करती ही थी, चिंगारी अंदर थी, वो हवा करता है, चिंगारी धधक उठती है और दोनों के बीच एक नया प्रेम संबंध बन जाता है और उस बुढ़ापे में दोनों साथ रहने लगते हैं। ये है कहानी। पूरा उपन्यास इस तरह से है। इस कहानी को अब इतनी चुटीली भाषा में और इतने रोमांचक रोचक तरीके से मार्केज ने लिखा है कि हाय 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 क्या बात है। चुटीली भाषा है, मजाकिया लेकिन दार्शनिक अंदाज है, गुदगुदाते हुए से दृश्य हैं। इन सब ने मिलके इस किताब को एक अविस्मरणीय किताब बना दिया है। हिंदी में इस उपन्यास का अनुवाद नहीं हुआ है। मुझे कई बार दुख होता है कि दुनिया की महान किताबें ये सब की सब हिंदी में क्यों नहीं आती हैं, क्यों नहीं हमारे लोग इतना अध्यवसाय करते हैं, क्यों नहीं हमारे प्रकाशक उन किताबों के राइट्स ले करके हमारी भाषा में उन्हें उपलब्ध कराते हैं। कई बार मुझे इस बात पर बहुत दुख होता है कि दुनिया की मशहूर और सुंदर किताबें पोलिश, इटालियन जैसी छोटी भाषाओं में आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन हिंदी या भारतीय भाषाओं में उस तरह से नहीं मिलेंगी। शायद भारत के लोग या हम लोग अंग्रेज़ी पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करने लगे हैं और हिंदी विंदी को ज़्यादा वैल्यू देते नहीं हैं। तो इसलिए अगर हिंदी में अनुवाद हो जाए तभी भी हम अंग्रेज़ी अनुवाद को कहीं ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं। पता नहीं क्या कारण है, लेकिन इस पर एक अलग से बहस करनी चाहिए। अगर आपके दिमाग में कोई बात आती हो, कोई बात सूझती हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस पर हम लोग अलग से कोई ना कोई वीडियो बनाएंगे या किसी लाइव सेशन में इस पर चर्चा करेंगे। तो फिलहाल तो बात हो रही है 100 ईयर्स ऑफ सॉलिट्यूड के लेखक की दूसरी महान किताब लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा की, जो कि दुनिया की महानतम प्रेम कथाओं में से एक मानी जाती है। तो जहां पे मैंने बात बदली थी वो मुद्दा ये कि ये एक अविस्मरणीय किताब है, लेकिन साथ ही साथ ये अपने आप में सवालों की एक पूरी गठरी हमारे सामने खोल देती है। सवाल एक से एक उठते हैं। क्या सच में फ्लोरेंतीनो अरीसा के भीतर शाश्वत वफादारी और अनंत प्रेम था? हम सब की परवरिश अलग अलग हुई है, अलग सोच है, अलग संस्कृति है, हम लोग अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं और अपने अपने बैकग्राउंड के हिसाब से हम इस सवाल का जवाब अलग अलग देंगे। किसी को लगेगा कि हाँ, फ्लोरेंतीनो के भीतर वो शाश्वत वफादारी और वो अनंत प्रेम था, तो कोई बोलेगा नहीं, बंदा साफ साफ झूठ बोल रहा है। तो कोई बोलेगा कि शाश्वत वफादारी और अनंत प्रेम की ज़रूरत क्या है, क्योंकि प्रेम तो बहुत क्षणिक किस्म की चीज़ होती है। तो इस तरह एक पूरी सवालों की पूरी एक गैलेक्सी लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा हमारे सामने खोल देता है, खासकर लव के बारे में, प्यार के बारे में। और प्यार एक ऐसी चीज़ है, इतनी सब्जेक्टिव चीज़ है। जैसे हमारे फिंगरप्रिंट्स, दो लोगों के फिंगरप्रिंट्स एक जैसे नहीं होते, उसी तरह प्यार के बारे में दो लोगों की सोच और दो लोगों की समझ एक जैसी नहीं हो सकती। इसीलिए तो होता है ऐसा कि जिसको मैं प्यार कहता हूँ उसको दूसरे लोग कहते हैं क्या मजाक है, जिसको वो प्यार कहते हैं तीसरा आदमी कहते हैं अरे वो प्यार नहीं, वो तो वासना है। तो प्यार की डेफिनेशन हर आदमी के लिए अलग अलग होती चली जाती। क्यों? क्योंकि जैसे फिंगरप्रिंट सबके अलग हैं, वैसे ही प्यार की डेफिनेशन, प्यार के बारे में सोच, प्यार के बारे में समझ सबकी अलग अलग होती है। लेकिन फ्लोरेंतीनो अरीसा के बारे में हमारी सोच जो भी हो, हम कैसा भी सोचें, जब तक हम वो उपन्यास पढ़ रहे होते हैं, मार्केस की जादुई कलम का असर इस तरह से हमारे ऊपर होता है कि हम फ्लोरेंतीनो के बारे में थोड़ा सा सहानुभूति के साथ सोचने लगते हैं कि 622 स्त्रियों से संबंध बनाने के बावजूद ये आदमी खड़ा होकर दावा कर रहा है पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूं क्योंकि मैंने 51 साल 9 महीने तुम्हारा इंतजार किया है। हम उसे सहानुभूति की निगाह से देखते हैं। ये भी मार्केस की लिखाई की एक ताकत है। बेहद बारीकी से मार्केस हमारे सामने प्रेम के अमर प्रश्नों को रख देते हैं। क्या है वो सवाल? सवाल नंबर 1, क्या
प्रेम के दो रूप होते हैं। शारीरिक प्रेम अलग होता है और आत्मिक प्रेम अलग होता है। कि शरीर से कोई व्यक्ति 622 लोगों के साथ रहे, लेकिन उसकी आत्मा अगर किसी एक से जुड़ी हुई है तो वो सबके भीतर उसी एक को देखने लगेगा, उसी एक की प्रतीक्षा करता रहेगा। क्या ऐसा होता है? सवाल नंबर 2, क्या जो 622 औरतें फ्लोरेंतीनो के साथ थीं, क्या उनमें से किसी ने फ्लोरेंतीनो से प्रेम किया था? क्या उनमें से किसी के प्रति फ्लोरेंतीनो की कोई जिम्मेदारी थी? किसी को नहीं पता, क्योंकि उपन्यास में इस एंगल का कोई जिक्र ही नहीं है। लेकिन इतना स्पष्ट है कि फ्लोरेंतीनो को उनमें से किसी की फिक्र नहीं थी, उन 622 लोगों की कोई फिक्र नहीं थी। वो सब के सब उसके लिए एक माध्यम थे, एक सुख प्राप्त करने का माध्यम। लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि इस पूरे प्रकरण में, 622 वाले प्रकरण में, फ्लोरेंतीनो अरीसा को सिर्फ इस बात की चिंता थी कि वो खुद किससे प्रेम करता है। उसने कभी यह नहीं सोचा कि कौन उससे प्रेम करता है, कोई उससे प्रेम करता है उन 622 में से, कभी नहीं सोचा। यहीं पे हमको एक तीसरी चीज दिखती है कि प्रेम अपने बुनियादी रूप में ही एक स्वार्थी अनुभूति है, एक स्वार्थी, जो हमारे पूरे व्यक्तित्व को तो उदात्त बना देती है, किंतु अंदर ही अंदर हमारा स्वार्थ जागृत हो जाता है। क्योंकि ये जो दो लोगों के बीच किया गया प्रेम है, ये कभी भी सर्व कल्याणकारी कृत्य नहीं होता। दो लोगों के बीच किया गया प्रेम, जब दो लोग एक दूसरे से प्रेम कर रहे होते हैं तो उनकी चिंता एक दूसरे को लेकर के होती है। जैसे बाहर सड़क पे कॉलरा जैसी महामारी फैली हुई है उपन्यास में, और प्रेमी इस बात की चिंता करता है कि कॉलरा है, दूसरों को भले चाहे कुछ भी हो, मेरा प्रेमी, मेरी प्रेमिका सही सलामत मुझ तक पहुंच जाए। यानी ये जो प्रेम की फीलिंग है, ये कहीं न कहीं मनुष्य को स्वार्थी बनाती है। वो दूसरों के कल्याण की बात छोड़ करके, उसे सोचना छोड़ करके निजी कल्याण की तरफ अधिक बढ़ा हुआ होता है। एक और सवाल इसमें उठता है। लोग कहते हैं कि एक दिल के भीतर कई कमरे हो सकते हैं, लेकिन पूरे दिल की मिल्कियत किसी एक के पास होती है। एक जना तो मजाक में कहता था कि जैसे एक देश के भीतर कई सारे राज्य होते हैं, लेकिन देश तो वो एक ही होता है, प्रधानमंत्री एक ही होता है, उसी तरह दिल का प्रधानमंत्री भी कोई एक होता है। लेकिन हाँ, छोटे छोटे खाने बटे होते हैं, इसलिए दिल की सल्तनत में बहुत सारे मुख्यमंत्री हो सकते हैं। तो ये भी एक प्यार को, दिल को देखने का एक बिल्कुल अलग नज़रिया है। और लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा में ये नज़रिया भी हमको दिखाई पड़ता है। इस तरह के सवाल भी हमारे सामने उठ करके आते हैं। और एक सवाल ये भी उठता है कि क्या मनुष्य बुनियादी तौर पर प्रतीक्षा करने में अक्षम है? क्या फ्लोरेंतीनो अरीसा या कोई भी दूसरा साधारण मनुष्य, स्त्री हो या पुरुष, शारीरिक सुखों की प्राप्ति के लिए जब किसी दूसरे के पास जाते हैं तो दरअसल उनके भीतर प्रतीक्षा करने की कोई अक्षमता होती है? क्या वो लंबे समय तक इंतजार नहीं कर सकते? ये दिल और रूह और जिस्म, इनके बीच जब संघर्ष होता है तो ज्यादातर समयों पर ये जिस्म ही क्यों जीतता है? क्या सच्चा प्यार जताने के लिए शरीर के सुख को छोड़ना आवश्यक है, या आत्मा के सुख को छोड़ना आवश्यक है? क्योंकि किसी एक सुख को तो छोड़ना ही पड़ रहा है इस कहानी में। तो जब ऐसे सवाल सामने आते हैं तो महसूस होता है कि प्यार करना कितना मुश्किल काम है, और नैतिकता, अनैतिकता, ये सब बस हमारी सोच के दो पहलू हैं। हालात के अनुसार सब कुछ बदल जाता है। देखिए, महामारी को पृष्ठभूमि बनाकर 20वीं सदी में कई महान उपन्यास रचे गए हैं, जिनमें अल्बेयर कामू का प्लेग और मार्केस का लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा विशिष्ट हैं। कामू के यहाँ क्या है? प्लेग जीवन के दुखों का प्रतीक है। चूहों द्वारा फैलाया गया प्लेग किसी को मारे या न मारे, खुद इंसान के भीतर का दुख प्लेग बन के उसे मार देता है। ये कामू के यहाँ है। इसकी ठीक उल्टी बात मार्केस के यहाँ है। मार्केस के उपन्यास में कॉलरा प्रेम रोग का प्रतीक है। शहर में कॉलरा फैला हुआ है, लेकिन फ्लोरेंतीनो के भीतर एक दूसरा रोग जड़ जमाए बैठा हुआ है। क्या है ये दूसरा रोग? यह है प्रेम का रोग। इसीलिए तो 51 बरस 9 महीने
4 दिन तक अपना जीवन फ्लोरेंतीनो ने एक रोगी की तरह गुजारा था। अब 622 के साथ जाएगा तो रोगी है, या अपना जीवन उसने औषधि की तरह गुजारा कि वो 622 उसके लिए औषधि का काम कर रही थी। वो जो प्रेम के साथ जो मिलने वाला अवसाद है, वो रोग था या औषधि थी? ये भी एक सवाल लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा से उठ करके आता है हमारे सामने। अब यहीं पे रोलाम बार्थ की बात याद की जाए जो मैंने शुरू में कोट की थी कि आई एम द लवर बिकॉज आई एम द वन हु वेट्स। मैं ही प्रेमी हूं क्योंकि मैं ही वो व्यक्ति हूं जो दरअसल प्रतीक्षा करता है। तो फ्लोरेंतीनो भी तो दरअसल सच्चा प्रेमी है, क्योंकि उसने प्रतीक्षा की, चाहे जैसे की, इस तरह की या उस तरह की, बाकायदा प्रतीक्षा की, और जैसे ही समय देखा सामने खड़ा हो गया कि मुझसे शादी करोगी। 51 साल बाद। देखिए, ये उपन्यास मूल रूप से स्पेनिश में लिखा गया था, अंग्रेजी में उसका अनुवाद हुआ। स्पेनिश भाषा में कॉलरा शब्द के 2 अर्थ होते हैं। एक अर्थ होता है महामारी और दूसरा अर्थ होता है उन्माद। अब यहीं पे देखिए, मुझे एक और चीज याद आ गई कि पिछले वीडियो में एक कमेंट में पूजा श्रीवास्तव जी ने पूछा है कि आमो का क्या अर्थ होता है। बात स्पेनिश की चली तो मैं बता दूं, आमो यानी प्यार, स्पेनिश का शब्द है। तो मैं ये कह रहा था कि स्पेनिश भाषा में कॉलरा के 2 अर्थ होते हैं, एक होता है महामारी और दूसरा होता है उन्माद। बाहर सड़क पे महामारी फैली हुई है, लेकिन नायक के मन में उन्माद मचा हुआ है। खुद प्रेम एक उन्माद की तरह आता है। इस तरह देखिए तो मार्केज ने अपनी किताब के शीर्षक में ही स्पेनिश भाषा में 2 अर्थों की तरफ संकेत कर दिया था कि भाई, आप रीडर हैं, आपका काम एक अर्थ से नहीं चलेगा, आपको किसी भी समस्या को दोनों तरफ से देखना पड़ेगा इस किताब के अंदर। लव इन द टाइम ऑफ कॉलरा, ये प्रेम पर लिखे गए महानतम उपन्यासों में से एक है संसार की किसी भी भाषा में। प्रेम बारिश के पानी की तरह होता है, कितना भी बचने की कोशिश करो एक बार तो जरूर भीगोगे। प्रेम एक पहेली की तरह होता है, कितना भी सुलझाओ फिर से उलझेगी। हम प्रेम के बारे में जितना भी जो कुछ भी सोचते हैं, मार्केज का ये उपन्यास उसे कहीं ना कहीं से प्रश्नांकित करता है, उसे कहीं ना कहीं बदल देता है। और अंत में हम पाते हैं कि जिन बातों को हम अपने पूरे जीवन में जवाब की तरह देखते आए, हकीकतन वही बातें तो असली सवाल थी। क्या बोलते हैं, है ना? आपको क्या लगता है इस कहानी को सुन के? फ्लोरेंतीनो अरीसा के 622 पार्टनर्स और एक प्रेमिका, उसे कैसे जज करेंगे आप? और क्या सच में जज करना चाहिए? सच्चे प्यार का सवाल है। तो कुछ होता है सच्चा प्यार जैसा कुछ, या फिर दिल के बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है? कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं मेरे दोस्तों। वैलेंटाइंस डे की इस सीरीज में अभी इतना ही। और हाँ, 14 फरवरी की शाम को मैं यहाँ यूट्यूब पर आऊँगा लाइव, आपसे बात करूँगा, सुनाऊँगा कुछ कविताएं, कहानियाँ, और हम करेंगे प्यार की बातें। मन में कोई सवाल हो तो नोट कर लीजिएगा। और अगर मेरे वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखी गई बातों को ज़रूर पढ़िएगा। तो मिलते हैं कल, तब तक आमो।